नमस्कार, मैं ज्योति कुमारी राजकीय महाविद्यालय बहरोड से आपका पुनः स्वागत करती हूँ। हमारे ई व्याख्यानों की श्रृंखला में हम ध्रुव स्वामिनी पर चर्चा कर रहे हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक, जैसा कि आप जानते हैं, एक प्रसिद्ध नाटक है और उस पर हम काफ़ी चर्चा भी कर चुके हैं और उस पर चर्चा करते हुए हम उसके पात्रों के विषय में भी बातचीत कर चुके हैं। अब हमारा अगला पात्र है मुख्य पुरुष पात्र रामगुप्त। रामगुप्त पर चर्चा करते हुए आप उसे कीजिएगा, तकनीकी खामी है जी। रामगुप्त पर चर्चा करते हुए हम उसे खल पात्र, खलनायक पात्र भी कह सकते हैं और खलनायक पात्र के साथ उसे एक भयभीत पात्र भी कहा जा सकता है, क्योंकि कायरता, हिंसा आदि सभी भय से जन्मी है और वह निहायत ही असुरक्षित मन वाला प्राणी है। रामगुप्त समुद्रगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र है और मगध का सम्राट है, जो दुर्नीति से युक्त और दुराचारी है। वह चंद्रगुप्त का अग्रज है और हर समय चंद्रगुप्त की उपेक्षा करता रहा है। वह चंद्रगुप्त की उपेक्षा इसलिए करता रहा है क्योंकि उसे पता है कि चंद्रगुप्त उससे कहीं अधिक योग्य राजकुमार है और उसकी योग्यता उसकी अयोग्यता पर भारी है। चंद्रगुप्त की योग्यता रामगुप्त की अयोग्यता पर भारी है। यद्यपि चंद्रगुप्त सम्राट बनने के योग्य है, तथापि वंश परंपरा की मान्यताओं एवं मंत्री शिखर स्वामी की कूटनीति से वह सम्राट नहीं बना और रामगुप्त ही सम्राट बना, तथा समय के अनुसार शिखर स्वामी अपनी राजनीति की रोटी सेकने एवं स्वार्थ सिद्धि में सफल हुए। रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी का असफल पति है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वह अयोग्य पुत्र रहा, अयोग्य राजा रहा और अपने ही कर्मों से असफल अयोग्य पति भी रहा। रामगुप्त का स्वभाव अति विलासितापूर्ण एवं अमर्यादित है, जिसे भले बुरे का तनिक भी ज्ञान नहीं है। सुरा और सुंदरी उसके जीवन का आधार स्तंभ रहे हैं, जिनके सहारे उसने अपने जीवन को नरक बना लिया है। वह इतना लोभी व प्रपंची था कि वह समस्त राज्य पर अनाधिकृत तौर पर अपना आधिपत्य जमा लेना चाहता था। उसे पता था कि उसके अंदर योग्यता नहीं है और अयोग्य होने के बावजूद वह उस पूरे राज्य पर कब्जा भी चाहता था। इतना कायर और डरपोक था कि शकराज के समक्ष युद्ध करने में सफल नहीं हुआ और संधि प्रस्ताव के तहत उसने अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी का सौदा तक कर डाला। उसे शकराज के पास भेज दिया, पर ध्रुव स्वामिनी बड़ी वीरतापूर्वक उस दुष्ट से मुकाबला करती है और अपने मान सम्मान पर चंद्रगुप्त की सहायता से आंच नहीं आने देती है। रामगुप्त के इस प्रपंच का सभी पात्रों में रामगुप्त के इस प्रपंच को सभी पात्रों में दिखाया गया है और उन सभी के जीवन उसके इस अयोग्यता के कारण प्रभावित होते हैं। जैसे कि सभी पात्र जैसे सामंत कुमार, मंदाकिनी, पुरोहित, चंद्रगुप्त, कोमा आदि की दृष्टि में रामगुप्त निहायत ही गिरा हुआ, पतित और निकृष्ट कोटि का दिखाया गया है। कहने का तात्पर्य है कि रामगुप्त इन सभी पात्रों की नज़र में, इन सभी पात्रों के दृष्टिकोण में निहायत ही पतित किस्म का पुरुष है। वह बड़ा ही महत्वाकांक्षी, निरंकुश और एक जिसे कहा जा सकता है सत्ता का केंद्रीकरण करने वाला शासक था। उसका जनाधार नहीं के बराबर था। शुरुआती दौर में मंत्री शिखर स्वामी ही उसका हिमायती रहता है,
पर अंत में मंत्रिमंडल द्वारा किए गए निर्णय के संदर्भ में उसका भी विरोधी हो जाता है। यानी कि जिस शिखर स्वामी की सहायता से वह बनता है, राजा बनता है, वह भी उसके अंत में उसका विरोधी बन जाता है। रामगुप्त के दुर्व्यवहार के कारण कोई भी उसका हमदर्द या शुभ चिंतक नहीं होता है। ध्रुव स्वामिनी जैसी विश्व सुंदरी पत्नी पाकर वह उसके सुख और प्रेम से वंचित है। उसके मूर्खतापूर्ण व्यवहार से वह सभी से संबंध विच्छेद कर लेता है। रामगुप्त पाषाण एवं क्रूर स्वभाव का शासक है जो लोकप्रियता प्राप्त करने में असफल रहता है। उसका इतना अधिक नैतिक पतन हो चुका होता है कि उसे उचित या अनुचित का ज्ञान नहीं रहता। अपनी धर्मपत्नी को परपुरुष शकराज को सौंप देना उसके कुकृत्य एवं हृदयहीनता का द्योतक है। आप समझिए, एक ऐसा राजा जो अपनी पत्नी को ही किसी और को सौंप दे, वह किस हद तक डरपोक और भयभीत और कापुरुष होगा। और ऐसे पति से कोई भी पत्नी प्रेम नहीं कर सकती है। रामगुप्त अपनी कुल की मर्यादा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है। यानी कहने का मतलब है कि इतने महान साम्राज्य समुद्रगुप्त ने जो उसे दिया, उसकी मर्यादा का वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है, क्योंकि शिखर स्वामी की मंत्रणा ने उससे उसका विवेक पूरी तरह से नष्ट कर रखा है। वह बिल्कुल प्रत्येक मामले में कायर और कमज़ोर साबित हुआ है। मंदाकिनी उसकी भीरुता के संदर्भ में कहती है, उसके शब्दों पर ध्यान दीजिए, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल कपट की धूल उड़ती है। यानी कि जब व्यक्ति वीर नहीं होता तो राजनीतिक छल कपटों का सहारा लेता है। रामगुप्त से मुक्ति पाने के उद्देश्य से चंद्रगुप्त जी जान से देश की मर्यादा की रक्षा करने में सक्षम होता है। शकराज और रामगुप्त की हत्या कर चंद्रगुप्त ने अपनी शौर्यता का परिचय दिया है। अधिक और इससे ज़्यादा ये नहीं कहा जा सकता है कि रामगुप्त निहायत ही डरपोक है और चंद्रगुप्त निहायत ही साहसी है। रामगुप्त विलासितापूर्ण जीवन शैली से नपुंसक प्राय हो चुका है। प्रसाद जी ने तो इसे क्लीव कोटि दी है। वह अपनी रक्षा करने में असमर्थ है तो भला देशवासियों की रक्षा वह किस प्रकार कर सकेगा। उसका चरित्र इतना गिरा हुआ है कि वह सामान्य से सामान्य व्यक्ति से भी आंखें मिलाने में योग्य नहीं है। राष्ट्र की गरिमा अक्षुण्ण रखने में वह बिल्कुल ही अयोग्य प्रमाणित होता है। यदि चंद्रगुप्त के चरित्र के सार को हम निकालें तो यह कुछ आपको महाभारत के धृतराष्ट्र और दुर्योधन और कुछ मात्रा में जब अपनी पत्नी को दांव पर लगा देता है तो वह युधिष्ठिर के रूप में प्रतीत होता है। रामगुप्त के चरित्र में उन सब से इतर केवल एक ही बात दिखती है, वह है रामगुप्त अति भीरु, कायर और उससे भी क्लीव कोटि तक जाता हुआ प्राणी है। वह अपने राज्य की मर्यादा को तो सुरक्षित नहीं कर पाया, साथ ही साथ वह अपने राज्य की रक्षा के अलावा अपनी पत्नी की रक्षा भी न कर पाया। और इसके इतर पत्नी की रक्षा भी न कर पाने के इतर वह छल प्रपंचों से युक्त होकर के अपने राज्य को, अपनी प्रजा को, अपनी पत्नी को और अपने छोटे भाई को निरंतर एक प्रकार से प्रताड़ित ही करता रहता है। यह नाटक के अंत में यह ठीक ही हुआ कि रामगुप्त को हटा करके, रामगुप्त को उसके स्थान से, राजा के स्थान से हटा करके चंद्रगुप्त को राजा बना दिया गया। और ध्रुव स्वामिनी के लिए भी यह ठीक ही हुआ कि रामगुप्त की ब्याहता जो बनने के स्थान पर बाद में उसे चंद्रगुप्त की ब्याहता के रूप में पुनर्विवाह की स्वीकृति मिल जाती है और वे पुनर्विवाह कर साथ साथ रहते हैं। रामगुप्त का चरित्र जितना अधिक भीरू है उतना ही प्रखर रूप में चंद्रगुप्त का चरित्र भी हमारे सामने उभर कर आता है।
बिल्कुल अंधेरे की तुलना में रोशनी की तुलना की जा सकती है। रामगुप्त का चरित्र आप लोगों को समझ में आया होगा। अगली कक्षा के तक के लिए धन्यवाद।